नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र को सैनिकों की खान कहा जाता है। अहीर सैनिकों के अदम्य साहस और पराक्रम की अनेक शौर्य गाथाएं भारतीय सेना के इतिहास में दर्ज हैं। 1962 में चीन के साथ रेंजांगला की जंग में 13 कुमायूं रेजिमेंट के 114 अहीर सैनिकों ने 3000 से ज्यादा चीनी सैनिकों का डटकर मुकाबला किया था और 1200 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। पाकिस्तान के खिलाफ चाहे 1965 की जंग हो या 1971 की या फिर कारगिल युद्ध हो, सभी में अहीर सैनिक बलिदान देने में अग्रणी रहे हैं। लंबे समय से अहीरवाल के लोग भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन करने की मांग केंद्र सरकार से करते आ रहे हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार नरेश चौहान, राव अजीत सिंह और डॉक्टर ईश्वर यादव। आप सभी मेहमानों का 8 PM इंडिया की इस खास पेशकश में स्वागत है। सबसे पहले मैं नरेश जी के पास जाना चाहूंगा, इतिहास प्रसिद्ध रेंजांगला की जंग के बारे में, जिससे हमारे 114 रणबांकुरों ने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। चौहान साहब, आप थोड़ा सा इस पे इतिहास पे प्रकाश डालिए। धनखड़ जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई दूंगा जो इस भारतीय सेना के और राष्ट्रीय सुरक्षा के मतलब इस अहम मुद्दे को आपने इस डिबेट के रूप में उठाया है। और जहां तक रेजांगला युद्ध की बात है, रेजांगला की बैटल की बात है, मतलब ये विश्व की जो अद्वितीय लड़ाई है, गिनती की कोई 6-7 लड़ाई जो विश्व के सैन्य इतिहास में जिनका नाम दर्ज है, उनमें से एक है ये रेजांगला शौर्य गाथा, रेजांगला का युद्ध। मतलब लगभग 18,000 फुट की ऊंचाई पर समुद्र तल से, जहां कहते हैं कि भाई ऑक्सीजन के बिना जीवन नहीं, और 12 महीने एक किस्म से वहां बर्फ पड़ती है। कान खुजाने के लिए तिनका नसीब नहीं है। चाय का पानी घंटों बाद गर्म होता है। टमाटर आलू हथौड़ों से तोड़ने पड़ते हैं। और उस एरिया में मतलब अक्टूबर 1962 को मैदानी इलाके के ये शाकाहारी अहीर कंपनी के जवान, मतलब इनको डिप्लॉय किया गया। और बहुत सिंपल जो फौजी लाल से गुरगाबी टाइप वो जूते होते थे, जुराब होती थी। सर्दी से बचाव के लिए भी इतने संसाधन हमारी सेना के पास नहीं थे। और सिंपल उस क्लोथिंग में, मतलब आज 2.5-3 लाख रुपए की क्लोथिंग वहां जवान तैनात है, और उस टाइम 2-2.25 रुपए की या मतलब इतने की क्लोथिंग में वहां इनको तैनात कर दिया गया। और 17 नवंबर को एक किस्म से वहां बर्फीली तूफान आंधी वो चलती रहती हैं। इनका अपने ब्रिगेड कमांड से भी, कंपनी हेडक्वार्टर से भी कम्युनिकेशन कट ऑफ हो गया और इनके सामने कोई चारा नहीं रहा। जब मेजर शैतान सिंह कंपनी कमांडर ने जवानों को इकट्ठा करके पूछा कि भाई अब हमें क्या करना चाहिए, तो क्योंकि एक ही कम्युनिटी के थे और लगभग एक ही इलाके के, मतलब कम्युनिटी का ये फर्क होता है। सिंह भाटी जरूर राजस्थान के थे, राजपूत थे, लेकिन सब ने जवानों ने एक सुर में कहा, मेजर साहब हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, अब हम पीछे नहीं हटेंगे और हम 2-2 हाथ करेंगे। और सुबह को फटते ही जैसे ही उन्होंने एक तरफ से, 2 तरफ से, 3 तरफ से, मतलब एक जिस तरह से कहते हैं ना कीड़नाल की तरह से, चाइनीज की एक के बाद एक, लेयर के बाद लेयर आती रही और इन्होंने अपना जो पराक्रम दिखाया, मतलब एक एक ने 10-10 को मारा, मतलब वो इस बैटल पर चरितार्थ है। और आखिरी जवान और आखिरी गोली तक
ये लड़ाई चली, लगभग 4 घंटे ये लड़ाई चलती रही और इन्होंने जीते जी रेजांगला पोस्ट पर दुश्मन का कब्जा नहीं होने दिया। तो ये बहुत बड़ी बहादुरी है। एक कंपनी को, एक लड़ाई थी, एक बड़ी जंग थी और बड़ी बहादुरी के साथ लड़ा। राव साहब, 1962 की चर्चित रेजांगला जंग के बारे में नरेश जी ने विस्तार से बताया। उसके बाद के युद्धों में भी जय यादव जय माधव का नारा खूब गूंजा। 1965, 1971 और कारगिल वार में कितने जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। इस समय भारतीय सेना व सशस्त्र बल में अहिरवाल के कितने सैनिक सेवारत हैं? देखिए जाखड़ साहब, हमारे इलाके को नर्सरी ऑफ सोल्जर्स बोला जाता है, सैनिकों की खान जी। और आपको ताज्जुब होगा, एक ऐसी असाधारण परंपरा है जी। फर्स्ट वर्ल्ड वार में 19,546 अहीर लड़े जी। जो कि उस वक्त के अखंड भारत में जितनी भी हिंदू जातियां थी उनकी आबादी के अनुपात में सबसे ज्यादा जो रिक्रूटमेंट हुआ था वो अहीरों का हुआ था। ये मैं सरकारी आंकड़े मेजर बिंगले के पुस्तक के हिसाब से बोल रहा हूं जी। फिर सेकेंड वर्ल्ड वार में 38,150 अहीरवाल के अहीर योद्धा जो है मोर्चे पे थे जी। और रेजांगला की तो जो है वकील साहब चौहान साहब ने बता ही दिया है। लेकिन आपको और बताता हूं, 1965 का जो एक सबसे अहम मोर्चा था हाजी पीर का, जी। ये घड़ी बोलने वाले हमारे कैप्टन सूबेदार अर्जन सिंह साहब, वो अपनी 1 पैरा की अहीर कंपनी को लेके उस पे हाजी पीर पे चढ़ गए और गुत्थम गुत्था की लड़ाई में हाजी पीर को फतेह किया। हाजी पीर उस टाइम भी पाकिस्तान के पास था, आज भी है जी। लेकिन वो जो सबसे हाजी पीर को कैप्चर करने की जिसने की 1965 का जो उनका ऑपरेशन जिब्राल्टर था उसको ध्वस्त कर दिया जी। ऐसी लड़ाई लड़ी। और मैं तो आपको ये कहना चाहूंगा, आप इसको छोड़िए मॉडर्न वार, आप तैमूर का भी जब आक्रमण हुआ तो यहाँ दुर्जन पाल सिंह अहीर अपने छोरों को लेकर दिल्ली दरवाजे पे शहीद हुआ था। नादिर शाह आया तो 5,000 जो है राव बाल किशन की अगुवाई में खप गए थे करनाल के रण खेतों में। और आजाद हिंद फौज में आज भी आप हमारे किसी भी गांव में घुस जाइए, आजाद हिंद फौज का कम से कम एक योद्धा हर गांव में जरूर मौजूद है जी। तो एक असाधारण सैनिक परंपरा। अब देखिए, मेरे को तो दुख इस बात का है, चिड़िया बचाने के लिए एक मुहिम चल रही है सरकार के द्वारा, चीता बचाने के लिए चल रही है, शेर बचाने के लिए मुहिम चल रही है, लेकिन अहिरवाल की सैनिक परंपरा बचाने के लिए कोई मुहिम नहीं है, बल्कि इसको धीरे धीरे इसको दफन किया जा रहा है। तो क्या ये हमारे हुक्मरानों का, मैं आपके पास आता हूं, एक बार डॉक्टर यादव से हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, यूं तो पूरा हरियाणा सैनिकों की खान माना जाता है, लेकिन क्या खास बात है कि अहिरवाल की धरती में जन्म लेने वाले हर बच्चे की पहली ख्वाहिश सेना में भर्ती होने की होती है? धनखड़ साहब, हमारे यहाँ सैनिक एक बड़ी विशिष्ट परंपरा रही। हम हल और हथियार की कौम रहे। हमारे पास 2 ही काम है, या तो हल या हथियार, और दोनों कामों में हम बड़े निपुण रहे। हमने इस बंजर जमीन में वहां खेती करके इस बंजर जमीन में पेट पाला, जहां मेजर बिंगले लिखते हैं कि अच्छी से अच्छी कौम जो है वो खत्म हो जाती। हमने ऐसे ही सैनिक उसमें भी हमने अपना नाम बड़े उसमें दर्ज कराया। लेकिन मुझे अफसोस है और मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि जितना सोतेला व्यवहार भारतीय सेना ने अहीर सैनिक परंपरा के साथ किया, अहीर सैनिकों के साथ किया, उसका दूसरा उदाहरण संसार में कोई नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि अभी राव अजीत सिंह जी ने हमारे पूरा जो कंट्रीब्यूशन है, हमारा जो सैनिक कंट्रीब्यूशन है और जो परंपरा रही है, हमारा जो योगदान है, उसके बारे में बताया। लेकिन रेजिमेंट क्यों नहीं बनी? क्योंकि हम अंग्रेजों के खिलाफ हर जगह खड़े रहे। उसका जो हमें एक सजा मिली वो ये मिली कि भाई अहीर रेजिमेंट नहीं बनी।
उसका नुकसान क्या हुआ? आज भारत में 40 इन्फेंट्री रेजिमेंट है, केवल एक इन्फेंट्री रेजिमेंट में हम 25% हैं कुमाऊं रेजिमेंट में, जी जबकि 1897 में 6 इन्फेंट्री रेजिमेंट थी और जी 6 इन्फेंट्री रेजिमेंट में हम 2 इन्फेंट्री रेजिमेंट 2 और 5 में 25% थी। यानी कि जब 6 इन्फेंट्री रेजिमेंट थी तो हम आधी इन्फेंट्री रेजिमेंट की हमारी नफरी थी। आज 40 इन्फेंट्री रेजिमेंट है, हम केवल एक इन्फेंट्री के 25% है। जी ये क्या बात हुई? ऐसे ही जो है आप आर्मर्ड कोर में ले लो, कम से कम 85 रेजिमेंट है, लेकिन हम केवल 2 रेजिमेंट में 25% है। और ये जो हमारी जो सैनिकों की जो खान है, इसको सरकार ने सुखा दिया, भारतीय सेना ने इसको सुखा दिया और हमारे बच्चे आज जो है जो परंपरागत शस्त्र धारण करते थे उससे वंचित रह गए। और आज हम इस स्टेज पे आके खड़े हो गए कि ना हमारे हाथ में रहा, ना हथियार हमारे हाथ से रहा, दोनों चीज हमसे छीन ली गई। और जितना मैं फिर आता हूं आपके पास, नरेश जी, अहीर रेजिमेंट के बनाए जाने की मांग काफी पुरानी है और अब तक इस मांग को लेकर कहां कहां प्रतिवेदन दिए गए और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है? नरेश जी। धनखड़ जी, प्रतिक्रिया की बात छोड़िए, जैसे मैंने बताया ना कि 1962 रेजांगला का ही नहीं, 1947-48 में जब ये लोकशाही आई, उस टाइम भी पाकिस्तानी कबीलाइयों ने अटैक कर दिया था श्रीनगर और उस पर, उसको बचाने के लिए भी, मतलब और कुमाऊं और हिंदुस्तान का पहला परमवीर चक्र जो मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला और कुमाऊं को जो कमांड कर रहे थे, वो और कुमाऊं भी अहीर कंपनी थी, उसकी वजह से ही वो पहला परमवीर चक्र मिला। गोवा ऑपरेशन हो और लड़ाइयां हो, 62 की लड़ाई को तो जनरल जे सिंह ने रिटायरमेंट बड़े दिन उन्होंने कह दिया था कि 62 की लड़ाई के डॉक्यूमेंट्स अब डिकोड हो जाने चाहिए, लेकिन डिकोड होते ही कहीं ना कहीं इस अहीर शौर्य का, पराक्रम का कहीं गुणगान और दाएं बाएं कुछ और भी बटालियन और वो थी, उनके अफसरों का या उन पर कहीं गाज गिरनी थी। डिफेंस मिनिस्टर हो या आर्मी चीफ हो, उनकी खामियां उजागर होनी थी। आज बहुत कुछ कर दिया है मोदी सरकार ने, लेकिन 62 के डॉक्यूमेंट्स को अभी डिकोड नहीं किया है। तो हमने तो 1975 से ही, धनखड़ जी, जब से एक किस्म से हम जवान हुए, इस मांग को हम देखते आ रहे हैं, लेकिन फौजी एक डिसिप्लिन्ड फोर्स है और अहीरवाल का जो सैनिक है आम नागरिक है, वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, वो लुटेरा नहीं है, वो कमेरा है और उसने अपने उस फ्रेमवर्क में रह के इन चीजों को उठाया। लेकिन दुर्भाग्य हमारा यहाँ के नेतृत्व पर भी है कि वो नेतृत्व वोट तो लेता रहा, वोट तो पोट बांध बांध के ले गया यहां से, लेकिन जब रेजिमेंट की बात आई, जब इलाके की बात आई, आज भी केंद्र में हमारे मंत्री हैं, आज भी राज्य सरकार में हमारे मंत्री हैं, इस पर भी चौहान साहब, इस पर भी जब इनका मुंह बंद हो जाता है। राव अजीत सिंह जी से ले लेता हूं। राव साहब, किसी भी जाति के नाम की रेजिमेंट बनाने की क्या शर्तें होती हैं और इसका क्या फायदा है? देखिए धनखड़ साहब, किसी भी सीनियर आर्मी जनरल से पूछ लीजिए जी, वो ये कहेगा कि मिक्स बटालियनों के कंपैरिजन में जो प्योर बटालियंस हैं वो बड़ा जबरदस्त काम करती हैं जी। वजह ये होती है कि फौज वो लड़ता किस लिए? नाम नमक निशान के लिए। अब अहीर तो सिर्फ नमक नमक पे, इनको नमक पे लड़ाया जा रहा है, ना नाम है इनके पास में, ना निशान है जी। और देखिए जब आमने सामने का लड़ाई होती है तो जो साइड में दाएं और बाएं बाजू में उसका साथी होता है
उसके ऊपर उसका इतना विश्वास होता है कि भाई मैं अगर हूं तो ये मेरे साथ में मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। जी और कभी भी उसके मन में पीछे हटने का ख्याल नहीं आता, क्योंकि उसको मालूम है अगर तूने यहाँ कायरता दिखाई तो पीछे गांव में जाकर तेरे यही भाई बहन तेरी खिल्ली उड़ाएंगे, तेरे बाप दादे का, तेरे कुनबे का, खानदान का नाम जो है खराब हो जाएगा। जी तो वो अपने पूरे जी जान से लड़ता है कि भाई नाम नमक निशान के लिए लड़ना है, कौम की आन बान शान के लिए लड़ना है और देश के लिए अब कुर्बान होना है। तो ये जो कौमी पलटने हैं, इनकी बोली, भाषा, खान पान, रहन, तालमेल, आप देखो ना सन 62 में मां जाए और भाई एक ही खंडक में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, सगे जीजा साड़ा। जी इसका मतलब मामा भाण जबरदस्त जज्बा पैदा हो जाता है कौमी पलटनों में। वार कराई जो इसलिए है, रेजिमेंट की वार कराई होती है, वो उनमें जोश बढ़ती है। और उसमें जब एक ही जाति या एक ही इलाके के लोग होते हैं तो ज्यादा उनमें जोश भरा जाता है। डॉक्टर साहब, बिल्कुल अहीर रेजिमेंट बनवाने के लिए काफी लंबे समय से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष को लेकर क्षेत्र के सांसद व केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत का सहयोग मिला या नहीं? अब इस संघर्ष को आगे बढ़ाने का क्या एक्शन प्लान है? ऐसा है धनखड़ साहब, मैं एक आदमी की बात नहीं करता जी। जो भी राजनीतिक नेतृत्व है वो नपुंसक है, नकारा है। जो पहले रहा वो भी नपुंसक था, नकारा था, नाकाबिल था। उनके बच्चों को फौज में नहीं जाना है और वो ये भी नहीं चाहते कि जो है कौम का स्वर्णिम अवसर इतिहास जो है वो आ गया है। वो तो ये कौम को उन्होंने ये बता दिया है कि भाई तुम्हारी आन बान शान हम ही है, बाकी सब चीज बेकार है। और यही कारण है क्योंकि ये लोग जो है कौम को आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते, इलाके को आगे नहीं बढ़ना देखना चाहते, और इसीलिए इनको कौम के इतिहास से, कौम के रोजगारी से कोई लेना देना नहीं। अब इनके बच्चों को अगर भर्ती होना होता तो अगर आज ये कानून बन जाए कि एमपी का चुनाव वही लड़ेगा जिसकी जात की रेजिमेंट होगी, तो ये शाम तक 5 बनवा लाए। ये अपने बच्चों को टिकट दिलवा लाते हैं, ये हर एक का टिकट कटवा देते हैं, अपनी मर्जी से मंत्री बनवाते हैं। लेकिन चूंकि इसमें इनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो तो एक गरीब आदमी का इंटरेस्ट है जो गांव में है, जो हल और हथियार के लिए जो है बेचारा लड़ता रहता है। इनको तो जो है अपनी इज्जत से मतलब है, इनको कौम की इज्जत से, कौम के इतिहास से, कौम के बलिदान से कुछ नहीं लेना देना है। और असली कहानी ये है कि अगर आज अहीर रेजिमेंट नहीं है तो सबसे ज्यादा दोषी इसी कौम के नेता रहे हैं, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो शरद यादव हो, चाहे वो इंद्रजीत सिंह यादव हो, चाहे कोई भी हो। यही लोग असली जिम्मेदार हैं। हमारी लड़ाई तो अपनों से ज्यादा है, दूसरों से नहीं है। हमारे असली दुश्मन तो यही रहे। इन्होंने किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया और इन्होंने जो है इसीलिए कोई भी ऐसा काम नहीं करा जिससे कि आम अहीर की इज्जत और आम अहीर की जो है इकबाल उसको उठाया जा सके। चौहान साहब, आप कुछ कह रहे थे, मैंने रोक दिया था बीच में, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा था, डॉक्टर ईश्वर सिंह यादव ने सुप्रीम कोर्ट तक तथ्यों के आधार पर इन चीजों को प्रोजेक्ट किया। लेकिन जो कहते हैं ना, अब डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि सरकार को पार्टी बनाना पड़ता है, कोई भी हम PIL डालेंगे। अब उसमें सरकार जब कोई काम करती है, जब उसे लगता है कि वहां का सांसद, वहां की वोट हमारे दाएं बाएं, हमारे हक में या खिलाफ ना चली जाए। अब डॉक्टर साहब ने बड़े साफ शब्दों में कह दिया कि इन्होंने तो कौम की आन बान शान के भाई हमारे घराने को या हमें ही जिताते रहो तो बस कौम की इसी में बढ़ाई है। तो सरकार ने उस चीज को टर्न डाउन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कि भाई अब सरकार की मर्जी है, वो जैसे भी चाहे वैसे कर सकते हैं। लेकिन मैं जो एक अहम बात, आप कौम को भी छोड़ दीजिए, मतलब जो ये बॉर्डर है हमारा चाइना बॉर्डर, मतलब जनरल जोरावर सिंह के टाइम भी एक उन्होंने मोर्चा खोला था, महाराजा गुलाब सिंह के टाइम में।
अब भारतीय सेना DRDO मतलब जो मंगोलियन नस्ल है, मंगोलियन नस्ल को ग्रो अप करने के लिए और उनको वहां तैनात करने के लिए अरबों रुपए खर्च कर रही है। और जबकि रिजांगला बैटल में, बाकी बैटल्स में, कारगिल तक अहीरवाल के अहीर जवानों ने शाकाहारी होते हुए और ये साबित कर दिया है, चाहे सियाचिन ग्लेशियर हो चाहे वो बॉर्डर हो, कि आप हमारा नाम, नमक और निशान दे दो, हम मंगोलियन से भी ज्यादा फाइटर और वहां दुश्मन के दांत खट्टे कर सकते हैं। मतलब चाइनीज ने सैल्यूट किया जब वो जाते जाते, मतलब कि इन जवानों ने कैसे मूंड से मूंड भिड़ा के चाइनाज को और टांग पकड़ पकड़ के उछाल उछाल के वहां फेंका, वो सैल्यूट करके गए, गन को वापस उल्टा लटका के। तो इतनी बहादुर कौम है। तो ये देश को तो आज दौर चल रहा है 81.3 करोड़ आबादी को 5-5 किलो अनाज देने का। भाई देश को इतना मत गिराओ रहनुमाओ, इतना गरीब मत बनाओ, इतना कमजोर मत बनाओ। आज देश को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। जो कौम लड़ना जानती है, जो कौम कुर्बानी देना जानती है, उस कौम का मान सम्मान बढ़ाओ। क्या दिक्कत है कुमाऊं की जगह अहीर रेजिमेंट लिख दिया जाए? जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, मराठा रेजिमेंट है, दुनिया भर की रेजिमेंट है, अहीर रेजिमेंट क्यों नहीं? दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी सवाल इस डिबेट का राव साहब से है मेरा। राव साहब, भारतीय सेना की अग्निपथ योजना के बारे में आपकी क्या राय है? अग्निपथ योजना शुरू होने के बाद क्षेत्र के युवाओं में सेना में भर्ती होने को लेकर उत्साह बढ़ा है या रुझान कम हुआ है? राव अजीत सिंह जी। देखिए धनखड़ साहब, शुरू में जब अग्निपथ आई तो हमें ऐसा लगा कि भाई कम से कम अब जो काबिल लोग हैं उनके साथ न्याय होगा, यानी भर्ती जो होगी काबिलियत के हिसाब से होगी। लेकिन बाद में शायद किसी दबाव के अंदर जो धीरे धीरे इसका जो पूरा ढांचा था वही बदल दिया, तो हमें लगा ये तो अन्याय है जी। आप ये देखिए कि करने को बहुत कुछ किया जा सकता था। मेरिट के ऊपर होती भर्ती, जैसे इंडियन एयरफोर्स और नेवी में होती है। दूसरा क्या है कि जो बच्चे निकालने के बजाय उन बच्चों को पैरामिलिट्री में एडजस्ट किया जा सकता था, तो ट्रेनिंग का खर्चा बचता और जो उम्दा रिक्रूट तैयार बच्चे थे वो हमारे पैरामिलिट्री में खप जाते। अब क्या, गांव देहात का बच्चा 4 साल उसको इस्तेमाल करके और फिर उसको कहोगे भाई अब तू जा, तो देखिए जो हमारा सोशल ढांचा उसमें क्या, एक तो बच्चे का रिश्ता नहीं होगा, वो कहेगा यार इसके पास तो 4 साल की नौकरी, कौन अपनी बेटी देगा उसको, बता दो आप। ठीक बात। दूसरा 10वीं पास बच्चा, 10वीं 12वीं पास बच्चा, वो कोई एंटरप्रेन्योर थोड़ी बन सकता है। उसको आपने 10, 15, 20 लाख रुपए दे भी दिए तो आके करेगा क्या? आप ये देखिए ना उसके और भर्ती होने के बाद, भर्ती होते ही ट्रेनिंग के दौरान अगर चोट लग जाती है और 30 दिन तक उसको मेडिकल लीव पे रहना पड़ता है तो उसको घर भेज दिया जाता है जो का त्यों। जबकि पहले ये होता था कि अगर भर्ती होने के बाद ट्रेनिंग के दौरान भी चोट लग जाती थी तो मेडिकल बोर्ड से पेंशन भेजते थे। अब हालत यह है कि पेंशन तो खत्म कर दी। एक तरह से एक जवान पर जो 4 या 6 आदमी परिवार के डिपेंड करते थे, उनकी डिपेंडेंसी खत्म कर दी, उनकी सुरक्षा खत्म कर दी, उनके स्वास्थ्य की, चिकित्सा की सुरक्षा खत्म कर दी है। तो अब समय का ख्याल रखते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। भारतीय सेना में अहीर सैनिकों के उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए अहीरवाल के लोगों की अहीर रेजिमेंट का गठन करने की मांग जायज है। अहीर रेजिमेंट के गठन के क्षेत्र के युवाओं में देश के प्रति गर्व और गौरव की भावना पैदा होगी, देशभक्ति का जज्बा बढ़ेगा। इसलिए केंद्र सरकार को जल्द से जल्द अहीर रेजिमेंट के गठन के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आप सभी मेहमानों का कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जल्द फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और नए सवालों के साथ। नमस्कार।